महाराष्ट्र विधानसभा में आज हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को तैयार हैं। कहानियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी से किसी ने गाली नहीं दी। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। चलिए, तो यहाँ पर तो हम एक के बाद एक करके देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी हलचल हो रही है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? अब ये किस दिशा में यहाँ से सरकार का समीकरण दिखाई दे रहा है? इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जी 24 तास के एडिटर नीलेश खरे। नीलेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। क्या हो रहा है ये? पहले संजय राउत जी का बयान आपने सुना, हमने पाटिल जी का भी बयान यहाँ पर सुना। दोनों ये कह रहे हैं कि भाई हम में तो बड़ी मित्रता है, घनिष्ठता है, लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे। क्या मायने हैं इसके? कहाँ जा रहा है ये पूरा मामला? अगर राजनीति की भाषा में और परिभाषित करते हुए कहे तो राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का लंबी दूरी तक दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सही बात है। और राजनीति ऐसी शतरंज है जहाँ पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो ये सारे जो बयान है वो एक प्रकार से पार्श्वभूमि बनाते हैं कि आने वाली राजनीति किस दिशा में जाएगी। मुख्य तौर पर देवेंद्र जी ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि हमारी दुश्मनी नहीं है शिवसेना के साथ। हम शिवसेना के और हमारे वैचारिक मतभेद है। हाँ। तो और दोनों के विचारों में एक ही साम्यता थी और वो हिंदुत्व थी। करेक्ट। तो साफ तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना थोड़ी सी दूर हट्टी नजर आई है। तो ये प्रमुख मुद्दा है जो बीजेपी बताना चाह रही है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से अट गया है, इसलिए हम उनके साथ नहीं है या वो हमारे साथ नहीं है। बात ये है, महाराष्ट्र जैसा राज्य, कोई राजनीतिक दल जो कि केंद्र में बैठा है वो नहीं चाहेगा कि वहां पर अपनी सरकार ना हो, क्योंकि देश की आर्थिक और राजनीतिक तौर पर घटनाएं केंद्रित कहां पर होती है? भले ही दिल्ली फाइनेंशियल कैपिटल है और अर्थ सत्ता के बजाय आप राजनीतिक सत्ता नहीं आगे लेकर जा सकते। तो हर एक को महाराष्ट्र की गद्दी पर अपना सीएम बिठाना है। तो साफ है उसके लिए फिर जो कि हम वॉर में कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर, तो राजनीति में भी फेयर है। तो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री तो बिठाना है। तो फिर वो भले ही प्यार से बैठ जाए या फिर धमका के बैठ जाए, तो बिठाना तो है। तो उसी प्रकार से कुछ स्थितियां बनी हैं कि एनसीपी पर भी दबाव बढ़ा है और शिवसेना पर भी दबाव बढ़ा है। शिवसेना के भी कई वरिष्ठ नेता है जो कि ईडी के चक्कर में और फेरे में आते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी तो हमेशा विवादों में रही ही है। तो दबाव बढ़ेगा तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो दबाव तो बढ़ रहा है और शायद उसी रास्ते पर चलने के कारण ढूंढे जा रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार की जो वक्तव्य है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। नीलेश जी, आपकी बात से ना मुझे ये कनेक्शन कुछ जो उद्धव ठाकरे की जो दिल्ली में जो बैठक हुई है, मुझे कुछ वहां से मैं क्या कहूं कि कुछ आई एम ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस कि वहां पे क्या हुआ, क्या, क्योंकि उसके बाद से हमने इनको क्या कहें, हृदय परिवर्तन शायद ना कहें, लेकिन थोड़ा बैकफुट पे आते देखा है। इज इट राइट? जी, शिवसेना कुछ पैमाने पर बैकफुट पर आई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बैठक हुई, गौरतलब होगा कि हम ये देखें कि वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति थी। जब महाराष्ट्र से नेता निकले तो उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो कि एनसीपी से है, अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ये तीनों प्रधानमंत्री की बैठक के लिए जाते हैं। बैठक 5-10 मिनट चलती है, मुद्दे रखे जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को बाहर बैठने को कह दिया जाता है। और उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी जी के बीच में करीबन 30-35-40 मिनट के लिए व्यक्तिगत तौर पर बंद दरवाजे के पीछे बैठक होती है।
तो साफ है कि पुरानी कई सारी चीज़ें हैं जो याद दिलाई गई होंगी, फिर वो अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, राजनीति भी होगी और राजनीति के फंडिंग को लेकर भी होगी। तो कहीं ना कहीं दबाव तो बना है और दबाव के चलते ही रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आज ये विधानसभा में क्या हो गया? ये गाली गलौज का मामला आ गया, विधायकों को निलंबित कर दिया, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जी, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है और करीबन 6 महीने पहले महाराष्ट्र के विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे नाना पटोले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तब से वो पद रिक्त है और विधानसभा में कांग्रेस का दबाव है कि वो इस अधिवेशन में किसी भी हालत में अध्यक्ष का चुनाव कर ले। उस चुनाव को अगर पारित करना है तो बीजेपी एक प्रयास कर रही है कि उम्मीदवार जो गठबंधन का है वो गिर जाए। अगर उम्मीदवार गिर जाता है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और इसलिए वो गठबंधन के कुछ लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वही चाल चली गई है जो कि राजनीति की हमेशा की चाल होती है विधानसभा और लोकसभा के अंदर की, कि लोगों को, विधायकों को सस्पेंड कर दो। तो आज के हंगामे में 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कल चुनाव होगा और गठबंधन का अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाएगा। तो आप संक्षिप्त में मुझे बताइए कि अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति में दिशा क्या दिख रही है? अगर आपका एक 1 पॉइंट अगले 3 महीने बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। उठ किस करवट बैठेगा वो तय करने वाले होंगे और इसमें उठ की भूमिका में शिवसेना होगी। ओके, चलिए नीलेश जी, बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प एनालिसिस के लिए। मैं कहूँगी आपसे हमेशा अच्छा लगता है बात करना और महाराष्ट्र की राजनीति पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतरीन है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।